कल और आज की समाअत के दौरान मौजूद जज साहबान के रिमार्क्स बादियों नज़र में सदारती रेफरेंस में बेंच की तरजीहात का तयन कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत अदलिया से खाली जगह क्यों पुर कराना चाहती है, जबकि कल एक मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ऐसे मामला सदारती रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों कलीदी अहम मामलात पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपने ज्वाइन किया। ये प्लीज़ फरमाइएगा कि आज बहरहाल चीफ जस्टिस साहब को कि उनकी एक पहचान ये रही है कि वो बात कम करते हैं और फिर मुख्तलिफ तनाज़ात की बात को वो कहीं पे भी उनके रिमार्क्स में भी नहीं आती और वैसे भी नज़र नहीं आती, लेकिन आज उन्होंने तफसील से जवाब देना मुनासिब समझा कि वो जो बेंच के हवाले से इस केस के हवाले से सवालात उठाए थे जस्टिस काजी फायद ईसा ने और फिर बार ने उसको कई बार उसका जिक्र भी किया है। जी, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस था जस्टिस काजी अमीन की रिटायरमेंट पे, उस पे बार के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ख़ास तौर पे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो उसके जवाब में, और इस ख़त का जिक्र भी किया था काजी फायद ईसा साहब के, तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अपना व्यू दिया। बुनियादी बात यह है कि इमरान साहब जो ख़त आया था वो मुझे भी उसकी कॉपी आई थी और मैंने इससे पहले भी मैंने इस बात का इजहार किया है कि हमारे लिए जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस साहब के बाद सीनियर तरीन जज हैं, इंतहाई मोहतरम हैं, लेकिन और उनके बहुत से इशूज़ हैं, उसमें हो सकता है वज़न हो, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उस पर नहायत अदब के साथ मैंने भी इख्तलाफ किया था और आज भी मैंने अपनी स्पीच में उसका जिक्र भी किया। पहली बात ये कि जो अब अगर मेरिट पे आ जाए कि बेंच बनाने का इख्तियार, इस पे कंसिस्टेंटली 1997 से सुप्रीम कोर्ट के कई डिटेल जजमेंट आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें भी यह है कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास है। तो उसमें अगर ऐसा होना चाहिए या नहीं तब्दील होना चाहिए वो एक अलग सवाल है, लेकिन इस वक्त कानून यही है कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील देते हैं। उसके अलावा कई चीज़ें और उसमें रेज़ की गई थी, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक इंतहाई मोहतरम इदारा है सुप्रीम कोर्ट, तो बेहतर यह है कि बजाय इसके वीलॉग्स के ज़रिए, टॉक शोज़ के ज़रिए इन तमाम इश्यूज़ पे जजेस एक दूसरे से डिस्कस करें। अदालत के अंदर ये इश्यूज़ डिस्कस होना चाहिए और एक कॉमिटी और ब्रदरहुड की जो एक कई सालों पुरानी ट्रेडिशन है उसको सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल ख़त लिखने की वजह से काफ़ी गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा हुआ और फिर आज जो तकारीर में जिन सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया था, आप अपना व्यू ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन तहज़ीब और अल्फाज के चुनाव के ख्याल के साथ तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन आज क्योंकि ये कहा गया कि कुछ जज साहिबान के बारे में कि जैसे वो नौकरी कर रहे हैं, तो जज साहिबान नौकरी नहीं करते। आइन में जज साहिबान का एक रोल है और वो इंसाफ फराहम करते हैं, आइन की और कानून की तशरीह करते हैं। तो ये था वो कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर ये आज बातें हुई। तो अटॉर्नी जनरल साहब ये बताइएगा, हम पाकिस्तानियों को तो तशवीश ये है कि एक बहुत ही अहम केस इस वक्त ज़ेर समाअत है। ये सारी गुफ्तगू उस केस की समाअत के हवाले से है, उस केस के से बराह रास्त उसका ताल्लुक़ है। सीनियर मोस्ट जज साहब ने उस पर शदीद एतराज़ात उठाए हैं। आज उसका फिर बेंच ने बहुत ही, जिस तरह से आपने फरमाया, जिस अंदाज से जिक्र किया, हमें ये तशवीश है कि ये सारी गुफ्तगू और ये सारा माहौल कितना असरअंदाज होगा इस केस पे, इस बेंच पे। और क्या आप, मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि बेंच दबाव में नहीं आती, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे हो सकता है कि वो इससे बिल्कुल अपने आप को कता ताल्लुक़ कर ले या इस पर बिल्कुल उसके जहन में तवज्जो नहीं हो। आखिर इंसान है ना ये पाँचों जजेस। देखिए, जहाँ तक सदारती रेफरेंस का ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं उस केस में पैरवी कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कोर्ट में मौजूद हूँ, तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि मुझे किसी लम्हे भी ये महसूस नहीं हुआ कि बाहर होने वाली किसी ख़त की या किसी और चीज़ की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस जजेस की सोच हो या प्रोसीडिंग्स हों। जो जज साहिबान ने बार बार सवालात रेज़ किए हैं, और वो सवालात इसलिए रेज़ किए हैं कि एक बड़ा बुनियादी आइनी इशू हम कोर्ट में लेके गए हैं, जिसका सियासी इम्पैक्ट भी है पाकिस्तान की जो न सिर्फ अदालती निज़ाम से बल्कि पार्लिमानी निज़ाम से और जमहूरी निज़ाम से है। तो उसमें एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जज साहिबान सवाल करेंगे। ये इतना आसान इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स इशू है और इसी की वजह है ये कि सुप्रीम कोर्ट इतनी तफसील से उसको सुन रही है। लेकिन जो
ख़त के हवाले से आपने कहा कि मैं बड़ी मेरी ऑनेस्ट राय है कि इन प्रोसीडिंग्स पे उस ख़त का मुझे कभी भी 1 मिनट के लिए भी शायबा नहीं हुआ कि कोई इम्पैक्ट हुआ हो। लेकिन ये फरमाइएगा कि ज़रा मुश्किल सा केस है, क्योंकि ये मामला है आइन का। आइन बनाने वालों ने और पार्लियामेंट ने, उनको पता है कि इसकी साफ अल्फाज में सज़ा नहीं लिखी गई है वफादारी तब्दील करने की, या मुताल्लिक़ा आइनी शिक की ख़िलाफ़ वर्जी की, कि क्या सज़ा होगी। ये तो लिखा है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह सकेंगे, मगर कितनी मुद्दत तक और उसकी तमाम चीज़ें जान के आइन जो है वो इस पर खामोश है, आइन बनाने वाले पार्लियामेंट इस पर खामोश है। तो क्यों कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तशरीह में आए और वो तशरीह कर दे इसको। आज ये सवाल भी उठा है शायद। जी बिल्कुल, और ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें देना है और हमने अपनी दानिश में कोशिश की है। देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक 2-3 जो आइन की क्लॉजेज़ हैं, प्रोविजंस हैं, उनकी तशरीह है। क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। अब मैंने माजी का भी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के बताया कि जब डिफेक्शन होती थी तो उसमें लिखा था कि जो मेंबर डिफेक्ट करेगा उसकी सीट ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा बाय इलेक्शन के ज़रिए वापस आ सकते हैं पार्लियामान में। जब आर्टिकल मौजूदा 63A आया तो उसमें वो चीज़ नहीं डाली गई। मेरा केस ये है कि, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ है और 1 से ज़ायद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्शन को कैंसर यानी नासूर के कहा है ये मुल्क के लिए और सियासी निज़ाम के लिए। अब हमारा केस ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसको नासूर करार दिया गया है सियासतदानों की तरफ से भी, पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी और आला तरीन अदालत की तरफ से भी, अगर कोई शख्स उसका मुर्तकिब पाया जाता है तो अगला सवाल ये है कि क्या, और इसमें यह भी लिखा है कि उसकी मेंबरशिप फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल ये होगा कि क्या वो दोबारा मेंबर बनने के लिए अहल हैं। अहलियत के जो रिक्वायरमेंट हैं उसमें आर्टिकल 62 दिया है और ख़ास तौर पे आर्टिकल 62(1)(f), जिसमें ये लिखा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो सादिक, अमीन, ऑनेस्ट, सगेशियस ना हो और कोई इसके बारे में अगर कोर्ट से कोई डिक्लेरेशन आ जाए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल है। तो मेरा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इस्तदा है वो ये है कि एक ऐसी शख्सियत जो एडमिटेडली एक बड़े डिटेल्ड प्रोसेस से, क्योंकि डिफेक्शन का भी एक प्रोसेस है, खाली पार्टी हेड के कहने से नहीं हो जाता है, वो थ्रू स्पीकर इलेक्शन कमीशन को जाता है, इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर डिक्लेरेशन को कंफर्म करता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक़ है। अगर आखिरी स्टेज तक ये किसी के बारे में तय हो जाए कि वो डिफेक्शन का मुर्तकिब हुआ है तो सवाल ये है कि क्या वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए वो ये कह सकता है कि मैं सादिक हूँ, अमीन हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अमानत से ख़यानत है। आप किसी पार्टी के टिकट पे, उसके सिंबल पे, उसके वोट बैंक की बुनियाद पे इलेक्ट हों और अगर ज़मीर की आवाज़ पे आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो बड़ा आसान रास्ता है कि पार्टी की दी हुई मेंबरशिप और जो जिसकी वजह से आप असम्बली के रुकन बने उससे मुस्तफ़ी हो जाइए और दोबारा जाके इलेक्ट हो जाए, किसी को एतराज़ नहीं है। यहाँ शिकायत यह है कि आपका कहना यह है, और मैं ये भी नहीं कहता कि चलिए कि वो केसेस, असल में तो हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन है कि करोड़ों रुपए की डील हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए अस्यूम करें कि उसका अगर एविडेंस नहीं भी है, ये तो एडमिटेड फैक्ट होगा कि आप किसी के टिकट पे डिफेक्ट कर रहे हैं और इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहे और आप ये कहते हैं कि मुझे फ़ौरन दोबारा जो है पार्लियामेंट में आके दोबारा इजाज़त दी जाए कि इलेक्शन लड़ूँ ताकि ये काम मैं दोबारा कर सकूँ। तो इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, और जब भी लॉ अमेंड किया गया है इसको आखिरी बार 2009 में भी और 10 में जब हो रहा था उस वक्त वसीम सज्जाद साहब के ख़ास यही अल्फाज थे कि एक इमोरल एक्ट है, कैंसरस एक्ट है। तो अगर इन दोनों आइन की जो क्लॉजेज़ हैं 63A और 62(1)(f) को मिला के पढ़ा जाए तो क्या उसका नतीजा ये है कि जो मेंबर साहब इस डिफेक्शन के गिल्टी हैं वो ताहयात नाअहल हैं। और आज भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ किया कि ये काम है इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का, और मैं अपनी दानिश में समझता हूँ कि अगर कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन तस्लीम कर लेती है तो 70 साल का वो मसला जो अभी तक हल नहीं हुआ था वो हमेशा के लिए मसला हल हो जाएगा। किसी का ज़मीर नहीं जागेगा जब उनको पता होगा कि किसी और के बाय टिकट पे इम्प्लीकेशन जब अगर ये जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा, शायद वाकई हल हो जाए, क्योंकि ये वो मामला है जो नवाज़ शरीफ साहब इसको लोटा नहीं कहते, वो फसली बटेरे कहते हैं। बहुत ही इसमें बहुत ही उनका गुस्सा जो है वो पूरे उनके करियर में बार बार वो नुमायाँ होता रहा है। लेकिन फिर इसके बाद फिर हमें तहरीक अदम एतमाद जो एक ऑप्शन है पार्लियामेंट में और फिर जमहूरियत में हमारी, वो कहाँ जाएगा अगर जब वो वोट ही नहीं दे सकता, मेजॉरिटी पार्टी है
और वज़ार इसीलिए वो इख्तिदार में है और वो अपने लीडर के ख़िलाफ़ वोट ही नहीं दे सकता, तो फिर तहरीक अदम एतमाद की तो कोई वजूद नहीं रहेगा ना। देखिए, हमारे आइन का ढांचा जो है पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत की जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो हैं सियासी जमातें। सियासी जमातें जो एक अपना मंशूर देती हैं, वो जब कामयाब होती हैं तो मंशूर को कानून साजी की शक्ल में लेजिस्लेट करती हैं। अब बुनियादी ढांचा अगर ये देखें कि, और हमारे आइन में जो डिसएग्रीमेंट का कोई मसला नहीं है, अगर पार्लियामेंटेरियन जो हैं अदर देन उन 4 चीज़ों की जो 63A में लिखी हैं अपनी पार्टी से डिसएग्री करें, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि पार्लिमानी जमहूरियत कैसे चलेगी अगर किसी के नाम पे वोट लेके, किसी के वोट बैंक पे आप इलेक्ट होके और आप कहें कि आज के बाद से मैं किसी लेजिस्लेशन में आपकी कोई मदद नहीं करूंगा और मैं पार्टी की मुखालफत करूंगा और सीट भी नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी पार्लिमानी निज़ाम, तो बुनियादी सवाल कोर्ट के सामने ये है कि क्या आइनी हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है जो कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो फंक्शन कर सकता है अगर इस तरह दिया जाए। जो नो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो पूरा हावी नहीं है पूरे आइन पे या पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत पे। और उसके लिए फिर भी मौका है कि अगर आप समझते हैं कि मैं इतनी नफ़रत करता हूँ उस पार्टी से जिसके मैं टिकट पर इलेक्ट होकर आया हूँ और मैं रिज़ाइन भी नहीं करना चाहता, तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा यही है कि हो सकता है आप तायात डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये कोई भारी कीमत नहीं है उस नफ़रत की जिसका आप इज़हार करना चाहते हैं, तो ज़रूर कर दीजिए। लेकिन हमें देखना है एक फंक्शनल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम किस तरह काम कर सकता है कि अगर ये चीज़ें एक्सट्रीम प्रोपोजिशंस को हम सामने लाके और आइन के बुनियादी ढांचे को तबाह ये बताइएगा कि बस अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, आगे बिल्कुल अब पीर से इसकी बाकायदा कौमी असम्बली में कार्रवाई पूरी शुरू होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई इंदिया दिया है या आपको कुछ आपका अंदाज़ा है कि ये जब वहाँ पे वोटिंग का वक्त आएगा उससे पहले ये मामला तय कर देगी अदालत उज़्मा? जी, ये चीफ़ जस्टिस साहब ने ये सवाल कल भी किया था और तमाम जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं और वकला साहिबान हैं उन्होंने भी कहा था, और मेरी भी इस्तदा थी अदालत से कि जितनी जल्दी इसका फ़ैसला हो सके। लेकिन ज़ाहिर है कि दोनों सेपरेट प्रोसीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ये देख के फ़ैसला करे कि किस दिन है। लेकिन क्योंकि वो डे टू डे सुन रहे हैं, जुमे के दिन आम तौर पे दोपहर में हियरिंग नहीं होती है। आज भी उन्होंने सुना तकरीबन पौने 2 घंटे, उसके बाद पीर को भी रख दिया है। पीर को मैं कंक्लूड कर दूंगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकी वकला साहिबान को मुझ समेत ये कहा है कि आप रिटन और कंसाइज स्टेटमेंट अपना दे दीजिए ताकि वक्त बच सके। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि शायद जिस दिन एक्चुअल वोटिंग होगी नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पे, उस वक्त तक हो सकता है फ़ैसला आ जाए, ओपिनियन आ जाए कोर्ट का इसके।